सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले चैप्टर नंबर 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट की। चैप्टर 1 और 2 इससे पहले आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जा चुका है, जिसमें से चैप्टर 2 जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस आप देखोगे तो चैप्टर 2 से मोस्टली जो यहाँ पर बनते हैं। तो चैप्टर 2 को आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जो यहाँ पर वहाँ से भी आप वो जो वीडियो है रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले सिर्फ चैप्टर 3 की बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर का सबसे पहले पूरा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। फिर एक एक जो भी यहाँ पर बातें की गई है, जो जो सेक्शंस दिए गए हैं, उसका बेसिक जो है यहाँ पर लॉजिक देते हुए मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, ठीक है। और जो चैप्टर के अपन ने नोट्स बनाए हुए हैं उसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा कि किस नोट्स में मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 के ओवरव्यू को। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का ओवरव्यू। सबसे पहले देखेंगे कि चैप्टर में क्या बात की गई है। तो पिछले चैप्टर में अपन ने जो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ अपने मेथड्स थे, ठीक है, आर्बिट्रेशन के जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के मेथड्स थे, सभी को अपन ने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लिया था चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में अपन ने देखा था कि जो आर्बिट्रेशन है उसका स्पेसिफिक जो यहाँ पर क्या क्या नेचर था, क्या क्या फीचर्स वगैरह थे, मतलब सारी जानकारी अपन ने आर्बिट्रेशन से रिलेटेड देखी है। अभी जो थर्ड चैप्टर है वो बात करता है यहाँ पर जो अपना फॉरेन अवार्ड्स है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो यहाँ पर जो भी मैटर्स है वो कैसे डील किए जाते हैं इंडिया में, ठीक है, उससे रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं। तो टॉपिक्स में सबसे पहले आपको बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स, मतलब जो आर्बिट्रेशन यहाँ पर बाहर हुआ है, इंडिया से बाहर हुआ है, जहाँ पर लॉ भी कोई दूसरा लगा है इंडिया के अलावा, तो उसको अगर अपन जो अवार्ड मिला है उसको अगर अपन इंडिया में एनफोर्स कराना चाहे, लागू करवाना चाहें, तो उसके लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब किस किस टाइप के आर्बिट्रेशन हो सकते हैं। तो ये एक एक करके अपन देखने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक अपने यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स, मतलब किस किस टाइप के आर्बिट्रल अवार्ड्स दिए जा सकते हैं आर्बिट्रेशन के अंदर। और थर्ड अपना मेन इंपॉर्टेंट तो क्या बोलूँ, मतलब जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस चैप्टर से रिलेटेड है, कि एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, कि अगर आप फॉरेन अवार्ड्स को एनफोर्समेंट करवाना चाहो तो कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अलाउ करती है कि वो अवार्ड्स जो यहाँ पर आप एनफोर्समेंट करा सको, ठीक है। तो ये कुछ ओवरव्यू है अपने पास। तो टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। आर्बिट्रेशन के जो यहाँ पर मेनली ये कुछ टाइप्स होते हैं जो कि आपके दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक अपन बात करेंगे एड होक आर्बिट्रेशन। एड होक आर्बिट्रेशन क्या बताता है, सबसे पहले मैं आपको नोट्स भी खोल के बता देता हूँ कि नोट्स में अपन ने कैसे पूरा डिज़ाइन कर रखा है। तो नोट्स के पर्पज़ से मैंने क्या किया है, जितने भी आर्बिट्रेशन के टाइप्स हैं, ठीक है, उन सभी को मैंने क्या कर रखा है, एक जगह यहाँ पर बिल्कुल एक समराइज लाइन में यहाँ पर लिख रखा है। और जो डिटेल पार्ट अपन देखने वाले हैं तो वो अपन बुक से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले भी पढ़ना होगा तो आप इस एक लाइन को भी पढ़ के जाओगे तो आपको वो पूरा रिकॉल होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन आगे बढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन में सबसे पहला पॉइंट देखेंगे अपन एड होक आर्बिट्रेशन। तो एड होक आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि पार्टी जो यहाँ पर पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं करके रखती। पार्टी जो है स्टार्टिंग में खुद से क्या करेगी, जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह उनको जो आर्बिट्रेशन है उसके अंडर अपनानी है, वो सारी जो है प्रोसीडिंग्स वगैरह वो खुद से सिलेक्ट करेगी। इसके अलावा जो भी प्रोसीजर्स वगैरह आर्बिट्रेशन के दौरान जो है यूज़ में लिए जाने हैं, वो सारे प्रोसीजर्स भी जो है यहाँ पर पार्टी म्यूचुअली एग्री करके ही जो है डिसाइड करेगी, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए, जब पहले से डिसाइडेड ना हो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट से रिलेटेड कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ठीक है, ये एक समझने के लिए एक लाइन दे रखी है। बाकी जो मेन कंटेंट है इसका एड होक आर्बिट्रेशन के, कि पार्टीज यहाँ पर म्यूचुअली एग्री होती है कि उनको कौन कौन से प्रोसीजर्स वगैरह अपनाने, कौन सा आर्बिट्रेटर वो अपॉइंट करना चाहती है, वो भी जो यहाँ पर उनके द्वारा ही सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो एड होक आर्बिट्रेशन का एक सिंपल सा ये मीनिंग आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मेन कंटेंट की, मतलब जो बुक में दे रखा है। देखिए यहाँ पर एड होक आर्बिट्रेशन में बोला गया है कि वेयर द पार्टीज इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट मैनेजमेंट, मतलब
पार्टी जो है खुद मैनेज करती है कि डिस्प्यूट को कैसे जो है पर आगे जाकर मैनेज किया जाएगा विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का सहारा नहीं लेती है जो कि उनको क्या करके दे, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे, प्रोसीजर्स वगैरह उनको सेलेक्ट करके दे, ऐसा कुछ भी वो किसी से भी हेल्प नहीं लेती, वो खुद सारा काम करती है यहाँ पर। तो इसके फीचर्स अपन सबसे पहले अब देखने वाले हैं। तो फीचर्स में सबसे पहले बात की गई सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर। तो पार्टी जो है खुद फ्री होती है चूज़ करने के लिए कि कौन सा आर्बिट्रेटर उनको चूज़ करना है, ठीक है। वो अपने हिसाब से अपने फ्रीडम से जो है वो सेलेक्ट कर सकती है। सेकंड, अगर आप देखोगे कि कौन कौन से प्रोसीजरल रूल्स वगैरह लगने हैं वो कौन सेलेक्ट करेगा, तो ये भी पूरा पार्टीज़ पर ही डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्रोसीजर्स उनको आर्बिट्रेशन के अंडर जो यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। वो सारे प्रोसीजर्स जो है वो पार्टीज़ ही रेस्पॉन्सिबल होगी उनको सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। थर्ड, अगर अपन देखें एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है जैसे कि हियरिंग डेट्स वगैरह सेटिंग करना, ठीक है। मैनेजिंग डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, मतलब आर्बिट्रेटर और पार्टीज़ के बीच में डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज, पार्टीज़ और पार्टीज़ के बीच में डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज, कोऑर्डिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो भी कम्युनिकेशन पार्टीज़ के बिटवीन होना है वो उसका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, उसका कम्युनिकेशन का सारी चीज़ें जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कौन करेगी, सिर्फ पार्टीज़ ही उसको हैंडल करेगी। डी, अगर अपन देखें फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो पार्टीज़ है उनके पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोसीजर्स वगैरह है वो खुद सेलेक्ट करेगी, आर्बिट्रेटर वगैरह सब वो सेलेक्ट करेगी। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट भी यहाँ पर बताया गया है, यानी कि ये इसका मेन फीचर होता है जहाँ पर उनको फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। फिफ्थ पॉइंट, अगर अपन देखें कॉस्ट, तो पार्टीज़ ही पूरा काम करिए, मतलब वो किसी और को अपॉइंट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर ये किस तरह का वो मोड हो जाएगा, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट लगने नहीं वाली, क्योंकि अपन किसी थर्ड पार्टी को नहीं बोल रहे कि आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, आप आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीजर्स वगैरह है वो सेलेक्ट करके हमको दो, ठीक है। अगर ऐसा करते तो थोड़ी कॉस्ट हमारी ज़्यादा लगती है, उसको फीस देनी पड़ती, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कॉस्ट इफेक्टिव मोड ही अपने हो जाता है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, वो भी अपन देखेंगे इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है। एफ वाला पॉइंट बता रहा था एनफोर्सिएबिलिटी। तो एनफोर्सिएबिलिटी कैसे होती है, यहाँ पर एनफोर्सेबल होगा सेम एज अवार्ड जो कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में यहाँ पर दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में आपको छोटा सा वो रिव्यू, इसमें अपन क्या करते हैं, खुद सेलेक्ट नहीं करते, पार्टी जो खुद सेलेक्ट नहीं करती कि कौन सा आर्बिट्रेटर, कौन से प्रोसीजर्स वगैरह अपनाने, तो वो खुद अपॉइंट नहीं करती, मतलब वो किसी दूसरी पार्टी को या फिर इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट कर देती है कि ये सारे काम आप हमें करके दोगे। उससे रिलेटेड वो कॉस्ट पे लेता है, जो अभी अपन आगे पूरा डिटेल से पढ़ने वाला है। जी वाला पॉइंट क्या बोलता है, एक्सपर्टीज़ ऑफ आर्बिट्रेटर। तो पार्टीज़ अपने हिसाब से चूज़ कर सकती है कि किस तरह का वो एक्सपर्टीज़ चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, जो भी डिस्प्यूट है उनके बीच में, तो वो अपने हिसाब से वो एक्सपर्टीज़ यहाँ पर हायर कर सकती है। हायर मतलब उसको अपॉइंट कर सकती है एज अ आर्बिट्रेटर। एच वाला पॉइंट बोलता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है, क्योंकि पार्टीज़ के बीच की बात है, उसको किसी और के पास यहाँ पर बताया नहीं जाएगा, किसी और से शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको हर एक टॉपिक में देखने को मिला कि जो भी मैटर्स हो रहा है पार्टीज़ के बीच में वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अपन कंप्लीट करते हैं अपना एडहॉक आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। अब मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन मतलब जो एडहॉक आर्बिट्रेशन है वहाँ तो पार्टीज़ खुद सेलेक्ट कर रही है कि कौन कौन से प्रोसीजर्स वगैरह अपनाने, कौन आर्बिट्रेटर होगा, वो सारे पार्टीज़ खुद सेलेक्ट कर रही है। पर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन क्या बोलता है कि पार्टीज़ जो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट कर देती है, इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट कर देती है, जो इंस्टीट्यूशन मैनेज करेगा आर्बिट्रेशन की सारी चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें, कि कौन सा आर्बिट्रेटर होगा, ठीक है, वो सारा अपॉइंटमेंट वगैरह वो खुद देखेगी, और जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होगी आर्बिट्रेशन में वो सारा मैनेज करने का काम कौन करेगा, वो इंस्टीट्यूशन खुद करेगा, और इसके बदले में उसको फीस भी दी जाएगी। तो बोला ये देखिए जो प्रायर एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टीज़, उसमें जो सेटलमेंट वगैरह जो भी डिस्प्यूट वगैरह अराइज हो रहा है उसके बाद, तो वो किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा, और जो आर्बिट्रेटर वो कौन अपॉइंट करेगा, वो जो है यहाँ पर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर अपॉइंट करेगा, ठीक है। वो सारी प्रोसीजर्स गाइडेंस वगैरह देखेगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट उनको देना वो सारी चीज़ें वो देखेगा। वो एक सोर्स मतलब एक तरीका प्रोवाइड करेगा जिससे आप क्वालिफाइड आर्बिट्रेटर जो यहाँ पर अपॉइंट कर सको, और मोर स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज आर्बिट्रेशन प्रोसेस आपको प्रोवाइड करेगा इन कंपैरिजन टू एडहॉक आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर सेम तरह से दिए हुए हैं जैसा पिछले दिया हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, तो यहाँ पर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन करेगा, क्योंकि उसको ही अपन ने अपॉइंट कर रखा है सारी चीज़ों को देखने के लिए।
तो सारी चीज़ें मैनेज वगैरह वो खुद करेगा। प्रोसीजरल रूल्स अगर आप देखोगे तो सेट ऑफ रूल्स जो है इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा कि इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स होनी है उससे रिलेटेड, तो वो सेट ऑफ रूल्स वगैरह वो प्रोवाइड करेगा। सी पॉइंट क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा इस जगह, इंस्टीट्यूशन खुद करेगा। तो इंस्टीट्यूशन जो है असिस्ट करता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, और वो किस तरह से सेलेक्ट करेगा वो आर्बिट्रेटर, इम्पार्शियल होकर, मतलब वो किसी भी तरह के बायसनेस वगैरह नहीं दिखाएगा और फेयरनेस दिखाएगा जब भी वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस वगैरह कर रहा है, ठीक है। डी पॉइंट क्या बोलता है, सपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो अपन ने अभी देख लिया वो हर तरह से सपोर्ट करेगा, जो भी हियरिंग्स वगैरह है, कम्युनिकेशन जो पार्टीज़ के बीच में होना है, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होंगे वो सारा मैनेज करने का काम वो खुद इंस्टीट्यूशन ही देखेगा। इम्पार्शियबिलिटी क्या बोलती है कि जो भी इंस्टीट्यूशन अपन अपॉइंट कर रहे हैं उसको न्यूट्रल होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब किसी एक पार्टीज़ के फेवर में हो, ना तो ज़्यादा हो सकता ना कम हो सकता, ठीक है। उसको दोनों पार्टीज़ के लिए इम्पार्शियल होना पड़ेगा और अनबायस होना पड़ेगा। एफ पॉइंट क्या बोलते हैं, देखिए कॉस्ट एंड फीस। तो एडवोक में अगर अपन देखें तो पार्टीज खुद सेलेक्ट करती थी, खुद मैनेज करती थी सारी प्रोसेस, पर यहाँ पर अपन इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में अगर अपन देखेंगे तो कॉस्ट एंड फीस इसकी थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि कुछ कॉस्ट अपन उस इंस्टीट्यूशन को भी पे करेंगे जो ये सारे काम अपन को करके दे रहा है, ठीक है। जी पॉइंट क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन जो रूल्स है, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी की बात, सेम जो भी अपन ने एडवोक में पढ़ा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाएगी, प्रिजर्व की जाएगी, क्योंकि ये इंक्लूड होता है प्रोविज़न में, ठीक है। जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह की जा रही है तो कॉन्फिडेंशियलिटी एक मैटर है जो दोनों में जो यहाँ पर रखा जाएगा, किसी और से ये बात शेयर नहीं की जाएगी, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वो किसी और से भी ये बातें शेयर नहीं कर सकता। ओपन देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एडवोक आर्बिट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। तो एडवोक में अगर आप देखोगे पार्टीज़ के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो खुद अपॉइंट कर सकती है, खुद सेलेक्ट कर सकती है जो भी काम है, और इंस्टीट्यूशनल में इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है, वो सारे काम देखता है। सिलेक्शन प्रोसेस कौन देखता है यहाँ पर, तो जो भी एग्रीमेंट में पार्टीज़ ने डिसाइड किया है उसको आउटलाइन करते हुए यहाँ पर वो सारी चीज़ें की जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह किया जाएगा। पर यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन जो है क्या करेगा, आपको एक अपॉइंटमेंट रूल्स प्रोवाइड करेगा जिसके द्वारा आप सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस कर सकते हो। रूल्स एंड प्रोसीजर्स, इसमें पार्टीज़ के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और यहाँ पर क्या करता है, इंस्टीट्यूशन खुद प्रोवाइड करता है सेट ऑफ रूल्स पार्टीज़ को जो उनको फॉलो करने हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट अगर आप देखोगे तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह टास्क है, अभी अपन ने देखे थे कि यहाँ पर पार्टीज़ खुद रिस्पॉन्सिबल होती है, एडवोक आर्बिट्रेशन में पार्टीज़ खुद करती है, पर अपन देखें अगर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में तो ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर चला जाता है कि वो सारे काम जो पार्टीज़ वगैरह मीटिंग वगैरह है, कम्युनिकेशन वगैरह, वो सारे काम वही देखेगा। आर्बिट्रेशन फीस इसमें थोड़ी कम होगी इन कंपैरिजन टू दूसरा वाला, और इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एडवोक। नेक्स्ट अगर अपन देखें आर्बिट्रेशन कॉस्ट, तो यहाँ पर लोअर कॉस्ट होगी, यहाँ पर उससे कंपैरिजन करते हुए जो यहाँ पर थोड़ी हायर अपफ्रंट कॉस्ट यहाँ पर होगी, ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की। देखिए डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या बोलता है, ये दोनों आर्बिट्रेशन तो अभी अपन ने एक पेयर में देखे। अब डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या बोलता है कि जब ये आप जो आर्बिट्रेशन कर रहे हो, अगर उसकी दोनों पार्टी जो डिस्प्यूट में आ रखी है वो दोनों पार्टीज अगर इंडिया की है और उन पर इंडियन लॉ एप्लीकेबल हो रहा है आर्बिट्रेशन करते टाइम, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, यहाँ पर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का नाम देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि जो भी आर्बिट्रेशन अपन ने इंडिया में किया है, ठीक है, दोनों पार्टीज इंडियन है और जो लॉ भी लग रहा है वो इंडिया का ही लग रहा है सब्सटेंटिव लॉ ऑफ इंडिया यहाँ पर रखा है, तो उसको अपन नाम देंगे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। इसके भी कुछ फीचर्स वगैरह अपन को दिए हुए कि रूल्स एंड रेगुलेशन, तो जहाँ पर अपन वो कर रहे हैं, मतलब इंडिया में अगर अपन कर रहे हैं तो वहीं की यहाँ पर लॉ लग रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन उसी कंट्री के लगनी चाहिए, ये बात यहाँ पर की गई है। तो बी वाले पॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी बताएगी कि जो पार्टीज़ है वो प्रोसीजर्स और रूल्स वगैरह सेलेक्ट करने के लिए उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई, अपने हिसाब से वो प्रोसीजर्स एंड रूल्स वगैरह सेलेक्ट कर सकती है। साथ ही में जो आर्बिट्रेटर्स वगैरह अपॉइंट करेगी वो अपने हिसाब से फ्री टू चूज़ है, वो मतलब कुछ भी जो चूज़ कर सकती है जो कि आर्बिट्रेशन के स्कोप में ही होना चाहिए, ठीक है। सी वाला पॉइंट बोलता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो आर्बिट्रेशन होने के लिए एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी होना चाहिए, उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफिल होनी चाहिए, और एग्रीमेंट में जो यहाँ पर ये स्पेसिफाई पहले ही कर दिया जाना चाहिए इंटेंट कि अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे उसको, ना कि लिटिगेशन में वो जाएंगे, ठीक है।
डी पॉइंट बोलता है सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर। तो यहाँ पर पार्टी जो है उनको फ्रीडम दी गई है सेलेक्ट करना कि कौन सा आर्बिट्रेशन होगा, आर्बिट्रेटर कौन सा होगा, कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन होंगे, आर्बिट्रेटर होंगे, उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या होगी और किस मेथड से उनको अपॉइंट किया जाएगा। सारा जो यहाँ पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। ये वाला पॉइंट अगर अपन देखें, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो जो भी डिसीजंस वगैरह देगी वो फाइनल अवार्ड की तरफ मतलब होगा, मतलब जो भी अवार्ड यहाँ पर निकल कर आएगा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से वो जो यहाँ पर उसको एनफोर्स किया जा सकता है थ्रू द ट्रिब्यूनल। एफ वाला पॉइंट क्या बोलता है, अवार्ड्स। तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेटर जो अवार्ड्स, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो एनफोर्सेबल किए जा सकते हैं सेम वे एज अ कोर्ट ऑफ जजमेंट। मतलब जो डिक्री वाला अगर आप देखे होंगे कि जो डिक्री ऑफ कोर्ट होता है जैसे उसका एप्लीकेशन होता है वैसे ही यहाँ पर इस अवार्ड को भी एप्लीकेशन होगा, ठीक है, उसी तरह से इसको भी एनफोर्स किया जा सकेगा। जी वाला पॉइंट बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अभी अपन ने हर पॉइंट में देखा है कि जो भी मैटर वगैरह होने हैं इसके अंदर, जो भी बातें वगैरह होनी है वो कॉन्फिडेंशियलिटी से जो यहाँ पर प्रोटेक्ट की जाएगी, ठीक है। हर एक पॉइंट में ये आपको देखने को मिलेगा कॉन्फिडेंशियलिटी वाला मैटर। एच वाला पॉइंट अगर आप देखोगे कॉस्ट इफेक्टिव, तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू लिटिगेशन। अगर आप देखोगे वहाँ पर प्रोसीडिंग्स वगैरह भी ज़्यादा लगती है, ठीक है, कोई फ्रीडम वगैरह भी नहीं दी जाती है और वहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव के मामले में अगर आप देखो तो ये आपका डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कॉस्ट इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू लिटिगेशन। ये वाला पॉइंट क्या बोलते हैं कि एक्सपर्टीज़ ऑफ आर्बिट्रेटर। तो ये पूरा पार्टीज़ पर डिपेंड करेगा कि जो आर्बिट्रेटर होगा वो किस तरह का अपॉइंट किया जाए, किस मतलब कौन सा एक्सपर्ट होना चाहिए, किस मैटर में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो जैसा उनका डिस्प्यूट होगा, उसका नेचर होगा, उस तरह से वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इनफॉर्मल प्रोसेस क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ये लेस फॉर्मल है इन कंपैरिजन टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स। मतलब जो लिटिगेशन में जो प्रोसीडिंग्स वगैरह है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये लेस फॉर्मल है, यहाँ पर कम प्रोसेस वगैरह अपनाए जाते हैं। अब फोर्थ आता है अपने पास इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या बोलता है, एक मिनट। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यहाँ पर बोलता है कि या तो दोनों पार्टीज यहाँ पर बाहर की हो या फिर उनमें से एक पार्टीज अगर बाहर की है और उस पर या तो इंडियन लॉ लग जाए या फिर फॉरेन लॉ लग जाए, ठीक है। पर कंक्लूजन आपको किस देखना है कि जो प्रोसीडिंग्स वगैरह हुई, जो भी आर्बिट्रेशन हुआ है वो आउटसाइड इंडिया ही चलना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, एक बार वापस से बोल देता हूँ मैं कि या तो एक पार्टी बाहर की हो या फिर दोनों पार्टीज बाहर की हो, इंडियन या फॉरेन लॉ लग सकता है पर प्रोसीडिंग्स जो चली है वो आउटसाइड इंडिया ही चलनी चाहिए, ठीक है। उसको अपन नाम देते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक या फिर रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, या तो एक बाहर की हो या फिर दोनों ही, एक इंडिया की हो या फिर दोनों ही बाहर की हो, ठीक है, ऐसा चल सकता है। और जो डिस्प्यूट वगैरह प्लेस किया जाएगा, मतलब जो डिस्प्यूट वगैरह रिजॉल्व किया जाना चाहिए मैटर, वो आउटसाइड इंडिया ही प्रोसीडिंग्स वगैरह उसकी चल जानी चाहिए। और जो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा पार्टीज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ होना चाहिए, यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन वो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन नाम देंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। एक बार फिर से मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको कि दोनों पार्टीज़ बाहर की होनी चाहिए या फिर एक पार्टीज़ बाहर की होनी चाहिए, इंडियन या फॉरेन लॉज पर लग सकता है, और प्रोसीडिंग्स जो यहाँ पर आउटसाइड इंडिया ही चलनी चाहिए, उसको अपन नाम देंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इसके कुछ फीचर्स वगैरह अपन देख लेते हैं कि फीचर्स क्या क्या बताते हैं अपने। पार्टीज है, पार्टीज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ हो सकती है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देखिए तो आर्बिट्रेशन को आर्बिट्रेट अवार्ड को अगर आपको एनफोर्स कराना है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपने किया है वो भी जो यहाँ पर वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसमें इंटेंट स्पेसिफाई होना चाहिए कि कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उसको आप किससे सॉल्व कराओगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉल्व कराओगे, ठीक है। सी पॉइंट बोलते हैं इम्पार्शियल फॉर्म, मतलब ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर कोई भी बायसनेस वगैरह नहीं दिखाई जाएगी और आपको कोई भी यहाँ पर इम्पार्शियलिटी यहाँ पर नहीं दिखाई जाएगी। जो भी डिसीजन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा वो न्यूट्रल होकर प्रोवाइड किया जाएगा और पार्टीज जो है वो अवॉइड करेगी पोटेंशियल बायनेस जो कि नेशनल कोर्ट्स वगैरह में यहाँ पर दिखाई जाती है। डी वाला पॉइंट क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑटोनॉमी। तो पार्टीज अलाउ है अपने हिसाब से चूज़ करने के लिए कि कौन सा गवर्निंग लॉ उनके ऊपर लगने वाला है, ठीक है। ई वाला पॉइंट बोलता है एड होक और इंस्टीट्यूशनल। एड होक में अपन ने देखा कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है वो एड होक यानी कि पार्टीज खुद से भी सेलेक्ट कर सकती है कि प्रोसीडिंग्स वगैरह क्या होगी, लॉ वगैरह मतलब कौन से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने, या फिर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के थ्रू भी वो जा सकती है इंटरनेशनल वाले में।
इंस्टीट्यूशनल वाले के थ्रू, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेगा कि कौन सी पार्टीज़ होनी है, कौन से आर्बिट्रेटर होने, किस तरह के प्रोसीडिंग्स वगैरह होनी है। एफ वाला पॉइंट बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन, तो आर्बिट्रेटर, तो यहाँ पर पार्टीज फ्री है सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा आर्बिट्रेटर होना है। जी वाला पॉइंट बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी, तो मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट में आने वाला है, तो प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोविज़न इंक्लूड किया जाएगा और जो भी सेंसिटिव मैटर्स है उनको कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाएगा। और एच वाला पॉइंट बोलता है कल्चरल सेंसिटिविटी, तो मोर इंक्लूसिव होता है, यहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है लोगों के द्वारा, कल्चर के द्वारा, तो इसलिए ज़्यादा लोग इस पर रिलाय करते हैं। ठीक है, आई वाला पॉइंट बोलता है यहाँ पर विटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स, तो विटनेस जो है अलाउ किए जाते हैं, उनको एड्रेस किया जाता है, विटनेस वगैरह जो भी रहते हैं, और उनको किस पर्पज़ से रखा जाता है ताकि कॉम्प्लेक्स मैटर से उनको अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, इस तरह के एक्सपर्ट भी यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं। जे वाला पॉइंट बोलता है लिमिटेशन ग्राउंड फॉर चैलेंज, मतलब जो भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है उसमें जो भी अवार्ड दिया जाएगा उसको चैलेंज करना बहुत थोड़ा मतलब लिमिटेड है, थोड़े कम ग्राउंड उसके दिए गए। ठीक है, तो जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो फाइनल है, बाउंडिंग होगा पार्टीज़ पर। ठीक है, के वाला पॉइंट क्या बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑल्टरनेट टू लिटिगेशन पे जाने के अलावा आप इस वाले मेथड को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखने वाला है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। जियोग्राफिकल स्कोप क्या बोलता है कि जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है वो विद इन अ सिंगल कंट्री होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया में ही वो सारे काम यहाँ पर किए जाने चाहिए आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में क्या होगा कि पार्टी जो है डिफरेंट कंट्रीज़ से बिलोंग करेगी, इन्वॉल्व होगी डिफरेंट कंट्रीज़ वाली पार्टीज़, और क्रॉस बॉर्डर डायमेंशंस, मतलब ये जो कीवर्ड है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर डायमेंशंस वाला, तो ये जो है यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर अपन देखें तो ये गवर्निंग जो अपन ने सेलेक्ट किया आर्बिट्रेशन में, जो सिलेक्ट किया है उसी पर जो है उसी लॉ के द्वारा गवर्न किया जाएगा। पर यहाँ पर कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो आगे अपन पढ़ने वाले क्या होते हैं, एंड जो लॉ चूज़ करा है पार्टीज़ ने। ठीक है, दोनों पार्टी जो है कोई भी लॉ चूज़ कर सकती है डिफरेंट कंट्रीज़ के। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए एक क्लियर और एनफोर्सेबल एग्रीमेंट जो है होना मेन कंडीशन माना जाता है। पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में अगर आप देखोगे कि एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पहले होना चाहिए, तब जाके आप उसके आगे प्रोसीजर्स वगैरह देखोगे। एनफोर्समेंट वगैरह करवाना है तो भी आप जो है उसके लिए ये वैलिड एग्रीमेंट वगैरह आपको देखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पर पार्टीज़ को फ्रीडम दी गई, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि वो अपने हिसाब से आर्बिट्रेटर सेलेक्ट कर सकती है। पर इंटरनेशनल में क्या होता है कि आर्बिट्रेटर जो इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उसको चूज़ किया जाता है ताकि वो अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें देख पाए। फिफ्थ पॉइंट अगर आप देखोगे प्रोसीजरल रूल्स वगैरह है, तो पार्टी जो है फ्री होती है सिलेक्ट करने के लिए कि किस तरह के प्रोसीजरल रूल्स वगैरह अपनाए जाने हैं। और यहाँ पर पार्टीज़ को ऑप्शन दिया जाता है इंटरनेशनल में, या तो वो एडोक के थ्रू जा सकते हैं या फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता ही कि एडोक में क्या होता है और इंस्टीट्यूशनल में क्या होता है। सिक्स वाला पॉइंट बोलता है एनफोर्सेबिलिटी, तो विद इन द ज्यूरिसडिक्शन होगा, क्योंकि एक ही कंट्री को अपन ने सेलेक्ट किया है उसी के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो उसके रूल्स वगैरह है वो उसके अंडर ही होने वाला है। पर यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये एक ग्लोबल मैकेनिज्म यहाँ पर प्रोवाइड करता है एनफोर्समेंट का, मतलब आपने चाहे से आर्बिट्रेशन किसी दूसरी कंट्री में किया हो, आप दूसरी कंट्री में जाकर भी जो है उसको एनफोर्स करा पाओगे। ठीक है, सेवन पॉइंट बोलते हैं यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है, तो ये सेम कंट्री में विद इन कंट्री में होता है, एक कंट्री के विद इन बाउंड्रीज़ में होता है, तो इसलिए ये क्या होता है ज़्यादा डाइवर्स नहीं होता है, होमोजीनियस नेचर का होता है। पर जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है वो डाइवर्स नेचर का होता है। ठीक है, इसमें क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज़ वगैरह इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन को एक बार नोट से अपन देख लेते हैं क्या बात की जा रही है। ठीक है, एग्रीमेंट में अगर आपने पहले से ही एक सेपरेट क्लॉज डाला हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, उसको अपन नाम देते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने पहले से सेपरेट क्लॉज डाला हुआ है कि डिस्प्यूट वगैरह होता है, कोई भी डिफरेंस वगैरह आता है, तो उसको हम किसके थ्रू रिजॉल्व करवाएंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू ही रिजॉल्व करेंगे। उसी को नाम देते हैं अपन यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन। अब यहाँ पर देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो सेम लाइन यहाँ पर बोलेगी डिफरेंट पार्टीज़ वगैरह, और
एग्रीमेंट जो है जहाँ पर पहले ही रेफ़र किया जाता है कि जो भी डिफेंस वगैरह डिस्प्यूट वगैरह होगा उसको हम आप आर्बिट्रेशन में ही चूज़ करेंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। फीचर्स वगैरह अब अपन एक एक करके इसके देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन क्लॉज, तो इस टाइप के आर्बिट्रेशन में पार्टीज इंक्लूड करते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज या फिर एग्रीमेंट इन देयर कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो पहले से डिसाइड करते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें वो एक क्लॉज डाल के पहले से डिसाइड कर लेगी किस तरह की जो यहाँ पर सारी चीज़ें होने वाली। पार्टीज़ को फ्रीडम दी जाती है, नहीं दी जाती। पार्टीज़ आर फ्री टू ऐड देयर आर्बिट्रेशन क्लॉज, मतलब वो अपने हिसाब से आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल सकती है अपने हिसाब से। जो भी प्रोसीजर्स वगैरह रूल्स वगैरह उनको सेलेक्ट करने हैं उसी टाइम वो उस क्लॉज में सेलेक्ट कर सकती है। सी पॉइंट क्या बोलते हैं, सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर। तो ये भी पार्टीज़ पे ही निर्भर करता है पूरा कि पार्टीज़ कौन से आर्बिट्रेटर को सेलेक्ट करें और रूल्स वगैरह कौन से चूज़ किए जाएंगे। तो एडहॉक प्रोसीजरल या फिर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट कर सकती है कि वो सेलेक्ट उनको करके दे दे। ये वाला पॉइंट क्या बोलता है, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जो भी मुद्दे होंगे उसमें, जो भी मैटर्स वगैरह होंगे, जो भी बातचीत वगैरह होगी वो सारी सेंसिटिव रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। एफ वाला पॉइंट क्या बोलता है कि एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। तो ये सेम अभी अपन ने देखा कि जो डिक्री ऑफ कोर्ट की जैसे एनफोर्सिएबल किया जा सकता है, जो जजमेंट ऑफ कोर्ट देता है, कोर्ट जिस तरह की जजमेंट देता है वो एनफोर्सिएबल होता है, वैसे ही इस वाली सिचुएशन में भी वो भी जजमेंट ऑफ कोर्ट की जैसे ही एनफोर्सिएबल होगा। स्पीडी रिजोल्यूशन, तो अगर आप देखोगे तो आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर आप ऐड करते हो पहले से एग्रीमेंट में, तो आपका जो रिजोल्यूशन है, मतलब आपको बार बार भटकना नहीं पड़ता कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे किस में जाएंगे। आपका जो रिजोल्यूशन है, मैटर का जो सुलझाव है, वो जल्दी आपको स्पीडीली मिल जाता है। एच वाला पॉइंट बोलते हैं यहाँ पर प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी। तो पार्टीज अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हैं कि किस तरह के प्रोसीजर्स को अपनाएंगे, वो सारी चीज़ें चूज़ करने के लिए उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्टैच्यूअरी आर्बिट्रेशन। स्टैच्यूअरी आर्बिट्रेशन में जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही स्टैच्यूअरी आर्बिट्रेशन में। बोला जाता है कि जब आर्बिट्रेशन में जाना मैंडेट हो जाए किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, मतलब लॉ ऐसे कंडीशंस लगाते कि अब आप पार्टी जो है किस में जाओगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा आपका मुद्दा, ठीक है। तो उसको अपन नाम देते हैं स्टैच्यूअरी आर्बिट्रेशन। व्हेन आर्बिट्रेशन इज इम्पोज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यहाँ पर पार्टीज़ की कंसेंट रिक्वायर्ड है ही नहीं। इस पर आपके क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पार्टीज़ ने मना कर दिया और लॉ कह रहा है कि आपको आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक है। तो अगर पार्टीज़ मना करते तो भी यहाँ पर आर्बिट्रेशन जो है लॉ के द्वारा कहने पर मतलब आर्बिट्रेशन के थ्रू ही वो मुद्दा यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। फीचर्स अगर अपन देखें तो बेसिस ऑफ लॉ, तो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन या फिर लॉ के हिसाब से। रिक्वायरमेंट वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए और जो प्रोविजंस वगैरह है वो पहले से डिसाइड होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, कौन कौन से डिस्प्यूट यहाँ पर अपन ले सकते हैं, तो जो भी स्टैच्यूटरी प्रोविज़न है लॉ के वो सारे डिस्प्यूट वगैरह हो सकते हैं, यहाँ पर मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर, तो लॉ डिसाइड करेगा कि क्वालिफिकेशन क्या होगी आर्बिट्रेटर की, साथ ही में वो ये प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से आप किस मैकेनिज़्म से जो आर्बिट्रेटर है उसको अपॉइंट किया जाना है, उसको सेलेक्ट किया जाना है। ये वाला पॉइंट बोलता है कि आप कुछ मुद्दों के लिए, कुछ स्पेशल मैटर के लिए जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी जो है अपॉइंट कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी तो रखी जाएगी और कॉस्ट इफेक्टिव किसके कंपैरिजन में होता है, कोर्ट के लिटिगेशन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब डिफरेंस देख लेते हैं अपन जो कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन है और स्टैच्यूटरी आर्बिट्रेशन है उसके बीच में। तो ये डिराइव होता है किसी एग्रीमेंट से जो पार्टीज़ पहले से डिसाइड करके रखती है, और स्टैच्यूटरी आर्बिट्रेशन में लॉ आपके द्वारा आपके ऊपर इम्पोज करता है कि आपको ये मेथड सेलेक्ट करना है। आर्बिट्रेशन क्लॉज ये एग्रीमेंट में इंक्लूड किया जाता है आर्बिट्रेशन क्लॉज, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी जो है क्लॉज वगैरह नहीं डाला जाता। सिलेक्शन, इसमें पार्टीज़ फ्री है सेलेक्ट करने के लिए, पर यहाँ पर जो है फॉरवर्ड मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी आर्बिट्रेटर है वो इस मैकेनिज़्म के थ्रू ही यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। एनफोर्सिएबिलिटी बेस्ड ऑन एग्रीमेंट होगी अपने, और ये अवार्ड आर एनफोर्सेबल एज ए मैंडेट बाय रिलेवेंट स्टैच्यूट। फिफ्थ पॉइंट बोलता है प्रोसीजरल रूल्स वगैरह। प्रोसीजरल जो रूल्स वगैरह है पार्टी सेलेक्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल है, और पर इसमें क्या होता है यहाँ पर जो प्रेस्क्राइब किए गए पहले से ही वही रूल्स वगैरह अपनाए जाएंगे जो लॉ के हिसाब से परमिट किए जा रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट अपने कवर होते हैं यहाँ तक अगर आप देखोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 पॉइंट है वो भी अपन देखने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। तो इसको एक लॉजिकल पॉइंट से मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो जैसे अगर आप देखते हो सीए फाइनल में, एक तो रेगुलर क्लासेस होती है, एक होती है अपने पास फास्ट ट्रैक क्लासेस। अगर आप देखोगे रेगुलर क्लासेस जो यहाँ पर ज़्यादा टाइम पीरियड की होती है, जैसे कि मान के चलो कुछ भी टाइम पीरियड आप ले सकते हो, उसमें ज़्यादा अपन को कॉन्सेप्ट वगैरह कराए जाते हैं, हर चीज़ जो है इन डेप्थ अपन को पढ़ाई जाती है। जबकि फास्ट ट्रैक में क्या होता है, केवल लिमिटेड कॉन्सेप्ट पर ये ध्यान दिया जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट तो सारे कराए जाते हैं, ठीक है, पर कुछ कुछ जो टाइम रिड्यूसिंग कर सकते हो जिस पॉइंट्स में, वो उन पॉइंट्स को जो यहाँ पर टाइम कम करके जो है फास्ट ट्रैक में आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर जितना टाइम इसमें लगता था रेगुलर वाले में, उससे कम टाइम जो आपके फास्ट ट्रैक में लगता है, ठीक है। उसी तरह ये फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में भी है कि जो नॉर्मल आर्बिट्रेशन है वो 12 मंथ में आपके कंप्लीट होता था। अगर आप चैप्टर 2 देखे होंगे तो उसमें अपन ने बात की थी कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है, ठीक है, 12 मंथ में हो जाना चाहिए। और फास्ट ट्रैक में अगर अपन बात करें तो फास्ट ट्रैक में कितने टाइम में होना चाहिए, तो ये जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए विदिन 6 मंथ, ठीक है। अब ये कैसे किया गया है 12 मंथ से 6 मंथ, तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स थे, जो कुछ बातें थी जहाँ पर अपन टाइम रिड्यूस कर सकते थे, उन पॉइंट्स को जो है उन टाइम को रिड्यूस करके जो यहाँ पर फास्ट ट्रैक का नाम दिया गया, ठीक है। अब आगे अपन एक एक पॉइंट देखेंगे, इसके फीचर्स वगैरह देखेंगे, जिसमें अपन देखने वाले हैं कि कैसे उसका टाइम वगैरह रिड्यूस किया गया, ठीक है। बोला गया कि एग्रीमेंट, जहाँ पर राइटिंग में एग्री करेंगे कि पार्टीज़ को जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाना है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स के थ्रू करवाना है, ठीक है, तो उसको अपन फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन का नाम देंगे। यहाँ पर नोट्स में भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ओके, तो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन बोला गया कि जब आर्बिट्रेशन आपके विदिन 6 मंथ में हो जाए, और इसमें क्या किया जाएगा, जो ओरल हियरिंग्स वगैरह होती थी, पार्टी जाकर जो है ओरल हियरिंग्स देती थी आर्बिट्रेटर को, तो वो चीज़ें जो यहाँ पर एलिमिनेट की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से टाइम कम किया जाएगा। और पार्टीज़ क्या करेगी, आर्बिट्रेटर क्या करेगा, केवल रिटर्न एविडेंस के बेसिस पर ही वो सारी चीज़ें करेगा। पर अगर पार्टीज़ बोल दे कि ओरल भी हमको जो यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह करनी है, ओरल हियरिंग्स वगैरह देनी है, तो उस केस में जो है ओरल हियरिंग्स वगैरह भी उनको करनी पड़ेगी, ठीक है। पर नॉर्मली जो है इसी चीज़ को जो है फास्ट ट्रैक वाले में एलिमिनेट किया जाता है। यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि फीचर्स क्या है फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के। सबसे पहला पॉइंट बात की कि यहाँ पर एक्सेलरेटेड प्रोसेस, जो फास्टर प्रोसेस है, मोर एफिशिएंट होता है, टाइम वगैरह कम किया जाता है प्रोसेस में। बी पॉइंट क्या होता है, लिमिटेड रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो की डॉक्यूमेंट है, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट के अलावा जो की डॉक्यूमेंट है उन्हीं पर फोकस किया जाएगा। वही चीज़ें जो आर्बिट्रेटर आपसे मांगेगा जो कि सब्जेक्ट मैटर से रिलेवेंट है। सी पॉइंट क्या बोलता है, सिंपल प्रोसेस है, इसमें मोर फोकस जो है डिस्कवरी प्रोसेस, मतलब शॉर्टर हियरिंग, जितनी कम से कम हियरिंग्स वगैरह रखी जा सके उतनी कम से कम यहाँ पर रखी जाती है, ताकि टाइम को कम से कम किया जा सके। डी पॉइंट क्या बोलता है, लिमिटेड नंबर ऑफ हियरिंग्स, तो जितने अपन नंबर ऑफ हियरिंग्स कम रखेंगे उतना टाइम कम लगेगा। ओरल हियरिंग्स में अगर आप देखते हो तो पार्टी जो है, कई बार कोई पार्टी आई नहीं, किसी पार्टी ने डिले कर दिया, ठीक है, कोई बात अपनी बताने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इस तरह से ओरल हियरिंग्स में जो है टाइम ज़्यादा बढ़ता था। पर फास्ट ट्रैक में उन सभी चीज़ों को कम करके, नंबर ऑफ़ हियरिंग्स वगैरह कम करके उसको जो है अंडर कंट्रोल लाया गया। ये पॉइंट क्या बोलते हैं, सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर, तो ऑलवेज गिवन टू इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल्स यानी कि पार्टीज़ के ऊपर फ्रीडम रखी जाती है कि वो अपने हिसाब से आर्बिट्रेटर सेलेक्ट कर सकते हैं फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में, ठीक है। एफ पॉइंट बोलता है कि शॉर्ट टाइम प्रोसेस, शॉर्ट टाइम मैंने आपको बताया कि 6 महीने में वो पूरा हो जाना चाहिए। जी पॉइंट बोलता है कॉस्ट इफेक्टिव, अब देखो टाइम कम लग रहा है तो जो रिसोर्सेज वगैरह वो भी कम लगेंगे, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कॉस्ट भी आपके कम आएगी, ठीक है। फीस भी कम लगेगी। आर्बिट्रेटर अगर आप देखोगे ज़्यादा टाइम के लिए अपॉइंट होंगे तो ज़्यादा उनको अपन को फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे ये फ़ीस की भी बचत करता है और टाइम की भी बचत करता है, तो इसलिए अपने कॉस्ट इफेक्टिव है। एच वाला पॉइंट बोलते हैं यहाँ पर आर्बिट्रेशन अवार्ड, तो जो नॉर्मल आर्बिट्रेशन होता है वैसे ही इसके डिसीजन भी फाइनल एंड बाइंडिंग होंगे पार्टीज़ पर, और केवल लिमिटेड ग्राउंड पर ही जो है पार्टीज इनको चैलेंज कर पाएगी। आई वाला पॉइंट बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो भी प्रोसीजर्स वगैरह अपनाए जाने पार्टीज़ के द्वारा
स्पेसिफिक प्रोसीजर्स जो है उस पर पार्टीज एग्री कर सकती है या फिर मॉडिफाई भी कर सकती है जो प्रोसेस वगैरह उनको अपनाने। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो जाता है अपने पास फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। अब जो लास्ट आर्बिट्रेशन का मेथड अपने पास यानी कि टाइप अपने पास बचा है वो बचा है फॉरेन आर्बिट्रेशन, जिसमें क्या बात की जाती है कि जब जो है फॉरेन लॉ एप्लीकेबल हो और प्रोसीडिंग्स वगैरह आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स वगैरह है वो भी आउटसाइड इंडिया ही चले, तो उस केस में उसको अपन नाम देंगे फॉरेन आर्बिट्रेशन। देखिए एक ही लाइन इसकी दे रखी है, फीचर्स वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं दे रखे। बोला गया व्हेन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आर कंक्लूड इन प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो उसको अपन नाम देंगे फॉरेन आर्बिट्रेशन। और इसमें जो यहाँ पर फॉरेन अवार्ड्स, मतलब इसमें जो अवार्ड दिया जाएगा उसको भी अपन नाम देंगे फॉरेन अवार्ड्स। ठीक है, फॉरेन लॉ लगे और प्रोसीडिंग्स वगैरह भी बाहर चले। इस तरह से अपन ने कंप्लीट कर लिया टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। अब जो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, किस किस टाइप के अवार्ड दिए जाते हैं आर्बिट्रेशन में, तो वो अब अपन एक एक करके देखने वाले हैं। तो अब फटाफट से टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड्स पे नज़र डाल लेते हैं। इसके बाद जो है मेन पॉइंट जहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो चीज़ अपन कवर करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, सबसे पहले बात की गई है एड होक आर्बिट्रेशन। तो जैसा कि अपन ने टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन में ऊपर देखा था एड होक आर्बिट्रेशन, तो वहाँ पर जो अवार्ड दिया जाता है उसी को अपन नाम देते हैं एड होक आर्बिट्रेशन अवार्ड। ठीक है, तो जो एड होक आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड पार्टीज़ को दिया जाता है उसी को नाम दिया जाता है एड होक आर्बिट्रेशन अवार्ड, जहाँ पार्टीज़ खुद ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है, जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह है, आर्बिट्रर जो अपॉइंट किया जाना है वो पार्टीज़ खुद सेलेक्ट करती है, उस वाले में जो अवार्ड दिया जाएगा उसको अपन नाम देंगे एड होक आर्बिट्रेशन। सेकंड आता है अपने पास डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, जहाँ डिस्प्यूट रिजॉल्व किया गया है विद इन बॉर्डर ऑफ सिंगल कंट्री, मतलब किसी एक कंट्री में जो यहाँ पर जो डिस्प्यूट रिजॉल्व किया गया है और साथ में जो अवार्ड दिया गया है उस मैटर से रिलेटेड, उसको अपन नाम देंगे डोमेस्टिक अवार्ड। थर्ड आता है अपने पास इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रल अवार्ड। तो इसमें पार्टीज होती है डिफरेंट कंट्रीज़ वाली, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से पार्टीज इन्वॉल्व होगी और प्लस अपन को करके क्या बात बोलेगी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक पार्टी किसी दूसरी कंट्री की, दूसरी पार्टी किसी दूसरी कंट्री की है, तो इस तरह से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट उसका होना चाहिए, तो उसको अपन नाम देंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, इसको एक बार बुक से भी अपन देख लेते हैं ऐसे मॉड्यूल से। यहाँ पर बोला गया कि जो एड होक आर्बिट्रेशन किया गया था उसमें पार्टी जो भी यहाँ पर काम कर रही है, यहाँ पर खुद सेलेक्ट कर रही है, खुद ऑर्गेनाइज कर रही है प्रोसीडिंग्स, उसके बेसिस पर जो अवार्ड दिया जाएगा वो अपन एड होक आर्बिट्रेशन अवार्ड्स में कवर करेंगे। सेकंड अपन ने देखा डोमेस्टिक वाला, तो विद इन बॉर्डर ऑफ सिंगल कंट्री जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चलेगी सारा काम विद इन बॉर्डर ऑफ कंट्री में ही चलेगा और जो भी रूल्स वगैरह प्रोसीजर्स वगैरह सेलेक्ट किए जाने हैं वो दो सिस्टम पर, मतलब दो चीज़ों पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन से सेलेक्ट किए जा सकते हैं, या तो एड होक कर ले या फिर इंस्टीट्यूशनल कर ले, वो बात अपन ने अभी ऊपर भी कवर की थी। तो डोमेस्टिक विद इन अ सिंगल बॉर्डर में जो डिसीजन दिया जाएगा कंट्री का वो अपने डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन अवार्ड कहलाएगा। थर्ड अपन बात करते हैं, इस पे थोड़ी डिटेल दी गई है इंटरनेशनल कमर्शियल अवार्ड। इसमें बोला गया कि पार्टीज डिफरेंट कंट्रीज से इन्वॉल्व होगी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको अपन नाम देंगे इंटरनेशनल कमर्शियल अवार्ड। फीचर्स कुछ यहाँ पर बताए गए कि कौन कौन से यहाँ पर लॉ लगेंगे, आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा, ये सारी चीज़। पहला बोला गया यहाँ पर एप्लीकेबल लॉ, तो जो लॉ विद इन अ वन कंट्री एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, जैसे कि फॉरेन में अगर अपन कर रहे हैं तो फॉरेन लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, या फिर उन्होंने जो एग्रीमेंट में सिलेक्ट किया है वो वाला लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन एग्रीड अपॉन लीगल फ्रेमवर्क। बी पॉइंट बोला जाता है यहाँ पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट में उन्होंने जो क्लॉज डाला है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में इस क्लॉज के अंदर हम ये जो यहाँ पर वो करेंगे, मतलब ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स वगैरह करेंगे। ठीक है, तो उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। सी वाला पॉइंट क्या बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर LCIA लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इनके द्वारा किया जाता है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट। ठीक है, यहाँ पर पार्टीज वगैरह को नहीं किया जाता, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह नहीं रखी जाती। मतलब क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा डायरेक्ट तो यहाँ पर वो ऑप्शन देगा या तो ICC या फिर LCIA। फोर्थ एनफोर्समेंट। तो एनफोर्समेंट किस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, ये कन्वेंशंस के थ्रू जो यहाँ पर इसका एनफोर्समेंट फैसिलिटेट किया जाता है।
वो अपन देखेंगे। ये कन्वेंशंस वगैरह क्या होते हैं, दो तरह के कन्वेंशंस होते हैं यहाँ पर, न्यूयॉर्क कन्वेंशंस और एक जेनेवा कन्वेंशन। ये वाला पॉइंट बोलता है आर्बिट्रल प्रोसीजर, जो रूल्स वगैरह है वो चूज़ किए जाएंगे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन की द्वारा या फिर पार्टीज जो एग्री की गई है, जो एग्री कर रखी है उसके बेसिस पर। कॉस्ट या टाइम इफेक्टिव है या नहीं है, तो इन कंपैरिजन टू लिटिगेशन ये बिल्कुल टाइम इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और कॉन्फिडेंशियल जो मैटर वगैरह है सारे कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे एज पर आउटलाइन ऑफ प्रोविजंस। ठीक है, सेंसिटिव मुद्दों को जहाँ पर सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाएगा और मैटर्स वगैरह कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे। यहाँ पर अपन ने जो नॉर्मल बात अभी तक की है वो सारी बातें अपन ने यहाँ पर देखी है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन मुद्दे के, एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। इसका एक ओवरव्यू सबसे पहले मैं आपको दूं कि एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स किसकी बात करते हैं। तो मान के चलो कि इंडिया से आउटसाइड मतलब किसी फॉरेन कंट्री में कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स वगैरह की गई है, ठीक है, उसका डिसीजन भी दिया गया है, अवार्ड भी दिया गया है। अब कोई पार्टी क्या चाह रही है बाहर वाली कि जो अवार्ड दिया गया है उसको हम एनफोर्स कराना चाह रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, पर धीरे धीरे क्या किया गया, एनफोर्समेंट के लिए कुछ बातें यहाँ पर रखी गई। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई थी कि एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। तो पार्ट सेकंड यहाँ पर डील करता है, जिसमें चैप्टर 1 आपको क्या बताता है कि एक न्यूयॉर्क कन्वेंशंस लाया गया। ठीक है, और चैप्टर सेकंड बताते हैं कि एक जेनेवा कन्वेंशंस लाया गया। कन्वेंशंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है, मीटिंग्स करवाना। मतलब न्यूयॉर्क में एक मीटिंग रखी गई है और जेनेवा में यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें डिस्कस किया गया है कि किस तरह से जो बाहर वगैरह अवार्ड दिए गए उसको एनफोर्समेंट इंडिया में किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं फॉरेन अवार्ड्स, जो भी बाहर अवार्ड्स दिए गए हैं पार्टीज़ को, चाहे से वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या ना हो, बस उस पर लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस उसमें होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि सेल परचेज वाले में अपन ने देखा, तो इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है राइज, और उससे रिलेटेड जो भी अवार्ड दिया गया है उसको इंडिया में कैसे इन्फोर्समेंट करा सकते हैं, वो बात यहाँ पर इसमें की गई है। ठीक है, तो फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड्स के लिए 2 कन्वेंशन यहाँ पर सबसे पहले आए अपने। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पे बनता है वो मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये जो पार्ट सेकंड है उसका चैप्टर 1 किसके बारे में बात करता है, न्यूयॉर्क कन्वेंशंस के बारे में या जेनेवा कन्वेंशंस के बारे में। तो वो सीधा सा बात करता है न्यूयॉर्क कन्वेंशंस के बारे में। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है कि सेकंड क्वेश्चन क्या बना सकता है, वो पार्ट सेकंड का चैप्टर सेकंड किसके बारे में बात करता है, तो आपको लिखना है जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है, एमसीक्यू में ये मेरे वाले में भी पूछा था, तो इसलिए मैंने आपको सीधा सा बता दिया। कन्वेंशन मैंने आपको बताया सिमिलर टू मीटिंग होता है। अब देखिए कुछ सेक्शंस यहाँ पर बताए गए जिसमें पूरी बातें की गई कि किस तरह से जो फॉरेन अवार्ड्स है उनका एनफोर्समेंट हो सकता है इंडिया में। उससे रिलेटेड जो भी सेक्शंस है, जो सिमिलर सेक्शंस है, मैंने उसको स्लैश करके यहाँ पर दोनों को प्रोवाइड किए कि या तो आप इसको पढ़ लो या आप इसको पढ़ लो, दोनों का प्रोविज़न सेम है, दोनों में जो बातें की गई है वो सेम बातें की गई है। इस तरह से मैंने इसको स्ट्रक्चर किया है नोट्स में। तो सबसे पहले सेक्शन 44 अपन पढ़ेंगे। सेक्शन 44 बात करता है चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड किसके बारे में बात करता है, जेनेवा कन्वेंशंस के बारे में। तो इन वाले सेक्शंस को एक बार आप रीड आउट कर लेना, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वाले प्रोविजंस है जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं उसी के बारे में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले सेक्शन 44 जो कि बात करता है किसके बारे में, पार्ट सेकंड के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, न्यूयॉर्क कन्वेंशंस के बारे में। ठीक है, तो अब अपन नोट्स पे चलते हैं। नोट्स में मैंने बिल्कुल समराइज़ कर रखा है इन सारे पॉइंटर्स को। देखिए चैप्टर 44 जो सेक्शन 44 है वो बात करता है न्यूयॉर्क के बारे में, और जो 53 है सेम बात करता है जेनेवा कन्वेंशंस के बारे में। तो ये क्या बोलता है कि इसके अकॉर्डिंग फॉरेन अवार्ड वो अवार्ड है जो फॉरेन आर्बिट्रेशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, फॉरेन में जो आर्बिट्रेशन हुआ है उसके द्वारा जो अवार्ड दिया गया है उसको अपन इसमें कवर करते हैं, जो एक डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये फॉरेन आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसके लिए अपन 3 बातें देखेंगे, 3 एलिमेंट को अपन को देखना पड़ेगा कि ऐसा आर्बिट्रेशन जो फॉरेन कंट्री में हो और फॉरेन आर्बिट्रेटर के द्वारा किया गया हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोलता है फॉरेन का लॉ उस पर एप्लीकेबल होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट बोलते हैं यहाँ पर पार्टीज़ के तौर पर जो यहाँ पर फॉरेन नेशंस के जो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। पार्टीज़ के तौर पर फॉरेन नेशन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होना चाहिए। 3 बातें अपन देखेंगे। वापस से बोलता हूँ, फॉरेन कंट्री हो, फॉरेन आर्बिट्रेटर के द्वारा वो आर्बिट्रेशन किया जाना चाहिए। सेकंड, फॉरेन लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, और पार्टीज़ के तौर पर यहाँ पर फॉरेन नेशन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होना चाहिए। तभी जाकर अपन उसको क्या नाम देंगे, फॉरेन आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीमेंट
ये कुछ ऐसा कुछ देगा नहीं आपके। हाँ, आर्बिट्रेशन शुड बी हेल्ड इन फॉरेन कंट्री बाय फॉरेन आर्बिट्रेटर, पहला पॉइंट। सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन लॉ होना चाहिए। और थर्ड, फॉरेन नेशन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एज अ पार्टी। ठीक है, सेक्शन 44 इसी की बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 53 भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 44 क्या बोलता है कि वही जो चैप्टर 1 है इसका वो इस पर एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट शेड्यूल एप्लीकेबल होगा। और इन वन ऑफ सच टेरिटरी, मतलब ये आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पर इस वाले में बनेगा, फर्स्ट शेड्यूल वाले में। ठीक है, सेक्शन 44 और सेम इसी तरह से यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 53 में। सेक्शन 53 में सेम इस तरह से बात की गई है, बस वहाँ पर जो पार्ट दिया गया यानी कि शेड्यूल दिया गया वो यहाँ पर सेकंड बोला गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखते हुए चलना है। इसके बाद सेक्शन 45 बात करता है पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। मतलब अगर कोई कंडीशंस आर्बिट्रेशन की यहाँ पर नहीं करती है सेटिस्फाई, तो उस केस में जो है जुडिशियल अथॉरिटी के पास वो जा सकते हैं। और जुडिशियल अथॉरिटी क्या सकती है, क्या कर सकती है यहाँ पर, वो रेफ़र कर सकती है कि आप आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, इस तरह से बात की गई। यहाँ पर बोला गया कि एक मिनट, पार्ट 1 ऑफ दिस एक्ट और कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर किसी मैटर या फिर डिस्प्यूट के समय सेक्शन 45 एक्शन लेने से सीज हो गया है, मतलब वहाँ पर एक्शन लेने से आपको मना कर दिया गया है, तो उस केस में जो है आप जुडिशियल अथॉरिटी के पास जा सकते हो। तो जुडिशियल अथॉरिटी को ये राइट दिया गया कि कोई बार वाला पर्सन या उसके बिहाफ पर कोई रिक्वेस्ट करता है तो जुडिशियल अथॉरिटी उसको आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र कर सकती है। पर वो कब करेगी, जब वो एग्रीमेंट, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया गया है, वो नल एंड वॉइड ना हो या फिर इनऑपरेटिव या इनकेपेबल ना हो कि वो परफॉर्म हो सके। ठीक है, इन ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए वो इस मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र कर सकती है। ठीक है, तो यही बात की गई है सेक्शन 54 में भी कि जुडिशियल अथॉरिटी के पास पावर है रेफ़र करने के लिए पार्टीज़ को कि वो आर्बिट्रेशन कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। इस तरह से सेक्शन 45 में एक बार बुक से भी बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर में इसके अगेंस्ट नॉट, मतलब उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अगर कोई पार्टी सीज हो गई है एक्शन लेने से सेक्शन 44 के अंडर, तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर रेफ़र कर दिया जाएगा किसके पास, जुडिशियल अथॉरिटी के पास। और जुडिशियल अथॉरिटी कुछ ग्राउंड्स को देखते हुए उसको बता दी कि आप रेफ़र कर सकते हो आर्बिट्रेशन या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, ये केस स्टडीज़ वगैरह एक बार आप रीड आउट कर लेना, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड ही है नॉर्मल लैंग्वेज में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेक्शन 46 और सेक्शन 55 की, फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग। मतलब फॉरेन अवार्ड जो है वो बाइंडिंग होगा पार्टीज़ पर, नहीं होगा, उसकी बात की है। तो फॉरेन अवार्ड जो है बाइंडिंग होगा सभी पार्टीज़ के पर, हर पर्पज़ के लिए जिसके लिए वो बनाया गया है, और दोनों के बीच में बाइंडिंग होगा। और पार्टीज़ क्या कर सकती है, मे रिलाई, यूज़ और डिफेंस या फिर सेट ऑफ या अदरवाइज। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बना था आपके, इस पे जो है आपके क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको इम्पॉर्टेंट मार्क कर रहता हूँ। मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि जो पार्टीज़ है, जो फॉरेन अवार्ड है वो बाइंडिंग होगा, पर उसमें कौन कौन से ग्राउंड यहाँ पर रखे जाएंगे। तो वो डिफेंस के लिए यूज़ हो सकता है, सेट ऑफ के लिए यूज़ हो सकता है, या फिर अदरवाइज़ के लिए भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तीनों आपके ऑप्शन में देंगे, और एक ऑप्शन होगा जिसमें आपके तीनों पॉइंट एक साथ दिए हुए हैं, या तो तीनों अलग अलग देंगे ABC करके, और फोर्थ पॉइंट में तीनों पॉइंट आपके एक साथ देंगे। तो वो 4 पॉइंट वाला आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग होगा, और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, डिफेंस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, सेट ऑफ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और अदरवाइज भी यूज़ कर सकते हो। और वो प्रोसीडिंग्स वगैरह वो इंडिया में ही देखी जाएगी। सेक्शन 47 बात करता है एविडेंस की। फॉरेन अवार्ड्स को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में अप्लाई करने से पहले कहाँ जाना होगा। तो ओरिजिनल अवार्ड की कॉपी लेकर आपको लॉ से ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा कि हमारा जो अवार्ड है वो सही है। ओरिजिनल एग्रीमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन सर्टिफाइड होना चाहिए। इस पर भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। तो सर्टिफाइड कॉपी वाला ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डिफरेंट में वो देंगे वो ऑप्शन कि सर्टिफाइड होगी, फ़ोटो कॉपी वाली होगी, ऐसे कुछ। तो सर्टिफाइड कॉपी वाला ऑप्शन ही आपके सही होगा। थर्ड पॉइंट बोलता है अदर एविडेंस दैट प्रूव कि ये फॉरेन अवार्ड सही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेगा कोर्ट जब भी वो अप्लाई कर रहा है फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स कराने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि अवार्ड अगर फॉरेन लैंग्वेज में है तो पार्टीज़ उसको इंग्लिश में सर्टिफाइड कॉपी बनवा कर देगा जो लॉ के हिसाब से वैलिड हो। ठीक है, जैसे कि हमने डिसाइड किया था, पार्टीज़ ने डिसाइड किया था
कि जो भी लैंग्वेज है वो हम अपने आर्बिट्रेशन को उसके अकॉर्डिंग करेंगे, पर अगर हम यहाँ पर इंडिया में आकर उसको एनफोर्स कराना चाह रहे हैं तो उसकी इंग्लिश सर्टिफाइड कॉपी भी हमको जो यहाँ पर लॉ के अकॉर्डिंग उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से अपना सेक्शन 47 कंप्लीट होता है। एक बार आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल अवार्ड कॉपी को ऑथेंटिकेट किया जाएगा, ओरिजिनल एग्रीमेंट में ड्यूली सर्टिफाइड होना चाहिए वो आर्बिट्रेशन, एविडेंस जो नेसेसरी ग्राउंड प्रोवाइड करे कि ये फॉरेन अवार्ड सही है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दी हुई कि इंग्लिश सर्टिफाइड कॉपी उसकी प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके बाद सेक्शन 47 की बात करते हैं। सेक्शन 47 और 57, 48 और 57 साइमल्टेनियसली रीड करते हुए चलेंगे। कंडीशंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, तो जैसे सेक्शन 34 में अपन ने बात की थी वैसे यहाँ पर बात करेंगे कि कोर्ट जो है फॉरेन अवार्ड को लेकर एनफोर्समेंट से मना कर सकते हैं। मतलब जब भी कोई पार्टीज बाहर से है कि हमारे अवार्ड है और इसको एनफोर्समेंट हम करवाना चाहते हैं इंडिया में, तो उसको मना कर सकता है किन किन ग्राउंड पे। तो अगर ये पार्टीज प्रूफ कर दे, दूसरी पार्टी जो ये नहीं चाह रही है वो ये प्रूफ कर दे कि पार्टीज उस टाइम इनकैपेसिटी में थी जब ये काम हो रहा था, या फिर हमारे बीच में जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ था वो वैलिड ही नहीं है या फिर लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं है, या फिर थर्ड पॉइंट बोला गया है जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था उसके लिए नोटिस देना पड़ता है एक दूसरे को, वो नोटिस ही नहीं दिया गया था, या फिर प्रोसीडिंग्स जब बुलाई गई, मीटिंग्स वगैरह जब बुलाई गई उस टाइम वो पार्टी मौजूद ही नहीं थी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि आर्बिट्रल अवार्ड ही ऐसे मैटर पर दिया था जो आर्बिट्रेशन के स्कोप में नहीं था, उसके बियॉन्ड था, मतलब जो उसके कवरेज में नहीं आ रहा था, ऐसे मैटर्स पर हमने आर्बिट्रेशन अवार्ड दे दिया। ठीक है, लास्ट पॉइंट बोलता है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन या फिर आर्बिट्रल प्रोसीजर्स जो थे जैसा कि एग्रीमेंट में डिसाइड किया जाता है, यानी कि वैसे नहीं थे जैसा हमने डिसाइड किया था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कि इस तरह के प्रोसीजर्स वगैरह हम अपनाएंगे, इस तरह आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट हम करेंगे, इतने इतने लोग उसमें होंगे। अगर वैसा एग्रीमेंट के अकॉर्डेंस वो नहीं गए तो कॉन्फ्लिक्ट था, तो उस केस में जो यहाँ पर पार्टीज एप्लीकेशन दे सकती है, या फिर कोर्ट अपने खुद से भी यहाँ पर जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। किस किस ग्राउंड पे? वो बोले कि सब्जेक्ट मैटर ही कैपेबल नहीं है कि ये आर्बिट्रेशन में आ सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट वो बोलते हैं कि आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन अवार्ड है, वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है पब्लिक पॉलिसी से। अब ये पब्लिक पॉलिसी वाले पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्वेश्चन इस पर बनेगा, एक केस स्टडी इस पर बनेगी मेनली। ठीक है, जिसमें बात की जाएगी कि मैं आपको एक अलग से वीडियो वैसे तो प्रोवाइड करूँगा ही, पर एक समरी मैं बता देता हूँ क्या पूछा गया था उसमें, कि एक ऐसा मैटर था गैम्बलिंग वगैरह उसमें की जा रही थी, और फिर पूछा गया था क्वेश्चन कि इसको क्या हम आर्बिट्रेशन में कवर करेंगे, तो उसको आर्बिट्रेशन में कवर हम करेंगे ही नहीं क्योंकि पब्लिक पॉलिसी की अपोज है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 49 एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। तो एनफोर्समेंट सेम होगा, जैसे डिक्री ऑफ कोर्ट यहाँ पर एनफोर्स किया जा सकता है वैसे यहाँ पर फॉरेन अवार्ड को भी एनफोर्स किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 59 की, द अपीलेबल ऑर्डर। तो बोला गया कि अगर इन कुछ केस में ऑर्डर, मतलब जो आर्बिट्रेशन में जाने के लिए ऑर्डर है उसको रिफ्यूज़ किया जाता है तो उसके अगेंस्ट भी अपन जा सकते हैं। मतलब अपन को मना किया जा रहा है कि आप आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, तो उसके अगेंस्ट अपन कहाँ अपील कर सकते हैं। तो अपन सेक्शन 45 के अंडर जा सकते हैं तो, ठीक है, जुडिशियल अथॉरिटी के पास, या फिर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स अंडर सेक्शन 48 के अंदर अपन जा सकते हैं। ठीक है, और ये सेक्शन चेंज हो जाएंगे किस में, सेक्शन 59 में अगर अपन बात करेंगे तो, मतलब ये सेक्शन 45 हो जाएगा अपनी सेक्शन 54, और जो सेक्शन 48 है वो अपने जाए सेक्शन 57। ठीक है, किस में, सेक्शन 59 वाले में, जेनेवा कन्वेंशंस के बारे में। और बात की गई है कि सेकंड अपील की जा सकती है नहीं की जा, मतलब पहली अपील अपनी रिजेक्ट हो चुकी है तो उस केस में अपन सेकंड अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लास्ट वाला सेक्शन बोलता है सेक्शन 60, एक बार दिखा देता हूँ आपको, कंडीशंस वाला अपन ने पढ़ लिया है, 48 कंप्लीट है, 48 पूरा अपन ने कर दिया है, 49 भी अपना हो चुका है, बस लास्ट सेविंग वाला देखना है। तो सेविंग क्या होगा, जो भी फॉरेन अवार्ड है उसमें जो भी फॉरेन पार्टीज है उनके राइट्स को जो यहाँ पर सेव किया जाएगा, ऐसी कुछ यहाँ पर बात की गई। जो भी इसके चैप्टर के प्रेजुडाइज में नहीं है, तो पर्सन जो एनफोर्स कर रहे हैं इंडिया में उसको अवार्ड को, तो उसके जो सारे राइट है उसको सेव किए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अपना कंप्लीट होता है ये चैप्टर।
जेनेवा कन्वेंशंस में आपको साथ में लेते हुए चल रहा था कि कौन कौन से पॉइंट जेनेवा कन्वेंशंस के, तो स्लैश करके जो भी पॉइंट सेक्शंस दिए हुए हैं वो जेनेवा कन्वेंशंस वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आपको जो याद रखनी है, इधर लास्ट में बता देता हूँ, न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो है कब से लागू हुआ था, 11 अक्टूबर 1960 से, और जेनेवा वाला 28 जुलाई 1924 से, ऑन एंड आफ्टर, ठीक है। इस तरह से अपना चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, उससे आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है चैप्टर 4 अपन लाने वाले हैं, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मुझे याद है, मैंने एक कॉपी में लिख लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर ही एंड करते वीडियो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।